हेलो एवरीवन। उत्तराखंड को भौतिक संरचना के आधार पर 8 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें कि मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ा दिया है, वृहद और उच्च हिमालय पढ़ा दिया है, लघु तथा मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और दून तथा द्वार क्षेत्र का अध्ययन मैंने आपको करवा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपने समझना है कि भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं, तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। यह है वृहद हिमालय, यह है लघु हिमालय, यह है शिवालिक हिमालय। वृहद हिमालय को उच्च हिमालय भी कहते हैं, इसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं, इसे शिवालिक हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं, सॉरी बाह्य हिमालय कहते हैं। ठीक है ना। वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय से अनेक सारी नदियां निकलती है। नदियां पहाड़ों से काट कर क्या लेकर आती है, बालू, कंकड़, पत्थर और बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर लेकर आती है नदियां। ठीक है ना। तो कुछ नदियां वृहद हिमालय से निकलती है, कुछ नदियां मध्य हिमालय से निकलती है, कुछ नदियां शिवालिक हिमालय से निकलती है। तो ये इतने बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर लेकर आती है। जिस कमरे में आप बैठे हैं उतने बड़े शिलाखंडों को ये बहाकर लेकर आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ढलान अधिक है। ढलान अधिक होने के चलते जो नदियों का जो वेग है वह बहुत तीव्र होता है। नदियों का वेग बहुत अधिक होता है, जिसके चलते ये बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर लेकर आती है। तो वृहद हिमालय से, मध्य हिमालय से, शिवालिक हिमालय से जो नदियां पहाड़ों से काटकर बालू, कंकड़, पत्थर और बड़े बड़े शिलाखंड को लेकर आती है, वह नदियां शिवालिक हिमालय के गिरिपाद, गिरि मतलब होता है पहाड़ और पाद मतलब होता है पैर। तो शिवालिक हिमालय के गिरिपाद में यह बड़े बड़े शिलाखंडों को छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ढलान मंद हो जाता है, ढलान मंद हो जाता है, जिसके चलते नदियों का वेग भी कम हो जाता है। तो जहां पर ये जमा करती है बड़े बड़े शिलाखंडों को, उसे कहते हैं भाबर क्षेत्र। उसे क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। भाबर क्षेत्र पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। पश्चिम में देहरादून से लेकर और पूरब में चंपावत तक फैला हुआ है। जो इसकी जो चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर है भाबर क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब में इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है ना। यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिलाखंड है, इसलिए यहाँ पर कृषि नहीं होती है। लेकिन कई कई जगह कृषि योग्य बनाकर थोड़ी बहुत यहाँ पर खेती की जाती है। कहां पर? भाबर क्षेत्र में। भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर लेकर आती है, जिसके चलते ये भाबर क्षेत्र के शिलाखंडों के बीचों बीच से होकर प्रवाहित होती है। यानी कि ये सतह पर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि शिलाखंडों के बीचों बीच से होकर प्रवाहित होती है। यानी कि शिलाखंडों के बीच से ये अनेक वितरिकाओं में फैल जाती है ये नदियां। ठीक है। जब ये अनेक वितरिकाओं में फैल जाती है, तो जब ये भाबर क्षेत्र के आगे जब ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ये नदियां, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र बहुत ही दलदली भाग होता है। तराई जो क्षेत्र होता है वह बहुत ही दलदली भाग होता है। वहां पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के चलते यहाँ पर धान, गन्ना, आलू की खेती की जाती है। तराई क्षेत्र में यहाँ पर बड़े बड़े कीट मिलते हैं, जैसे कि मच्छर, 1 अंगुली के बराबर मच्छर मिलते हैं इस तराई क्षेत्र में। बहुत ही रोग होते हैं इस तराई क्षेत्र में। ठीक है ना। तो तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी मिलते हैं। तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी मिलते हैं। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि पताल तोड़ कुएं कहां मिलते हैं, तो पताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि औरंगाबाद है, ये तराई क्षेत्र भी पश्चिम में दक्षिणी हरिद्वार से लेकर दक्षिणी हरिद्वार, दक्षिणी पौड़ी, दक्षिणी नैनीताल और उधम सिंह नगर में फैला हुआ है। जो इसकी चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर है। ठीक है ना। इस तराई क्षेत्र की, इस तराई क्षेत्र में जैसे कि औरंगाबाद हो गया, रुद्रपुर हो गया, यहाँ पर ये तराई क्षेत्र के किनारे ही बसे हुए हैं। जैसे काशीपुर, काशीपुर भी इस तराई क्षेत्र के किनारे बसे हुए हैं। इन्हें ये यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कें उन्हें रेल के द्वारा जोड़ दिया गया है।
यहाँ की सड़कों को। तो ये था भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र का अध्ययन। तो भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र के आगे बांगर मिलता है और खादर मिलता है। बांगर भूमि और खादर भूमि। तो आइए देखते हैं कि खादर भूमि किसे कहते हैं और बांगर भूमि किसे कहते हैं। खादर भूमि उसे कहते हैं जहां पर नई नई मिट्टी का निक्षेपण होता है, यानी नई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है, उसे खादर भूमि कहते हैं। खादर भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। यानी कि यह है पहाड़, ठीक है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है और यहां से क्या निकलती है, नदियां निकल रही है। जब बाढ़ आती है ना, बाढ़ जब बहुत तीव्र गति से जब बाढ़ आती है तो ये नदी यहां तक पहुंच जाती है। जब ये नदी यहां तक पहुंच जाती है तो ये पहाड़, ये इस पहाड़ से काटकर नई मिट्टी और नई मिट्टी को काटती रहती है। जब ये नई मिट्टी को काटती है यानी नई मिट्टी का जमाव होने लगता है इस दक्षिण वाले भाग में, तो इसे क्या कहते हैं, खादर भूमि कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नदी है यह पहाड़ों से काटकर नई नई मिट्टी लेकर आ रही है, यानी नई जलोढ़ निक्षेप कर रही है, जिस कारण यहाँ पर कृषि अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जब मिट्टी अच्छी होगी तो खेती भी अच्छी होगी। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, खादर भूमि कहते हैं। और बांगर किसे कहते हैं, जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। बांगर खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि जो खादर है वह खेती के लिए अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है ना। तो अब आप डालेंगे हेडिंग गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वह अधिकांश भाग हरिद्वार के दक्षिणी भाग में ही है। तो यहाँ पर खादर और बांगर दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है गंगा के मैदानी क्षेत्र में। ठीक है ना। तो ये था उत्तराखंड का भौतिक संरचना के आधार पर हमने 8 भागों में पढ़ लिया है। ट्रांस हिमालय पढ़ लिया है, वृद्ध हिमालय पढ़ लिया है, लघु तथा मध्य हिमालय पढ़ लिया है, और शिवालिक हिमालय पढ़ लिया है, दून और द्वार क्षेत्र पढ़ लिया है, भाबर क्षेत्र पढ़ लिया है, तराई क्षेत्र पढ़ लिया है, बांगर खादर पढ़ लिया है, और गंगा का मैदानी क्षेत्र पढ़ लिया है। ठीक है ना। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, बने रहिए।